नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। शीतकाल के लिए बंद हुए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट। अगले 6 महीने मुखबा मुखी मठ में होंगे दर्शन। कल बंद होंगे यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट। केदारपुरी पहुंची बाबा की पंचमुखी डोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में प्राचीन मां पूर्णागिरि मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों का किया शिलान्यास। 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से होगा मंदिर का निर्माण। सीमा सुरक्षा बल की महिला विंग और नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल विमेन गंगा रिवर अभियान 2024 का शुभारंभ। देवप्रयाग संगम से गंगा सागर तक चलेगा रिवर राफ्टिंग अभियान। 20 महिला जवान हैं शामिल। यूपीआई ने अक्टूबर महीने में स्थापित किया बड़ा कीर्तिमान। एक माह में हुआ करीब 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। कुमारी शैलजा, हरीश रावत से लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल। भाजपा ने अपनी जीत के किए दावे। और अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के महापर्व पर आज दोपहर 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए गए। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक शीतकाल में मां गंगा के दर्शन मुखबा मुखी मठ में कर सकेंगे। तो सुबह से आज मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी 4 बजे से, और उसके बाद लोगों ने निर्माण दर्शन किए और भगवती गंगा के हजारों श्रद्धालुओं के साथ उनकी डोली को यहाँ से मुखबा के लिए विदा कर दिया गया है। और मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो देवी मंदिर में 4 किलोमीटर पहले रात्रि निवास करेगी। सारी रात को कीर्तन भजन चलेगा और हम 3 तारीख को सुबह अपना वहाँ पर महाभंडारा होता है, उसमें जो है हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भंडारे को प्राप्त करने के बाद, प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग मुखबा के लिए रवाना होंगे। मां गंगा की उत्सव डोली दोपहर 12:14 पर गंगोत्री धाम से मां गंगे के जयकारों के साथ निकली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आर्मी बैंड की धुन के साथ डोली मुखबा के लिए रवाना की गई। उत्सव डोली चंडेश्वरी देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए लाई जाएगी। रविवार सुबह विधि विधान के साथ मंदिर से डोली मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। अन्नकूट के महापर्व पर आज मां गंगा के कपाट 12:14 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। और हमारे साथ गंगोत्री मंदिर के सचिव है जी। इस बार जो शीतकालीन यात्रा चलेगी, किस तरह से व्यवस्थाएं रहेगी? निश्चित तौर पर हमने मानी है, पिछली बार भी यात्रा का अभिमुक्तेश्वर महाराज जी के साथ हमने इसका प्रारंभ किया था। इसके लिए यही है कि रास्ते अच्छे रहे, रोडें अच्छी रहे, तो निश्चित तौर पर यात्री मां गंगा के जो शीतकालीन प्रवास में पहुंचेगा। और मंदिर समिति तो पूरी व्यवस्था करती है, वहाँ पर चाय पानी जो भी हमसे संभव हो सकता है और दर्शन की, पूजा की सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं जी। निश्चित ही जो आज मां गंगा के कपाट ठीक 12:14 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। और आगामी शीतकालीन जो यात्रा चलेगी, इसमें जो देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा मुखी मठ में देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम दिग्विजय बिष्ट। आपको बता दें कि इस वर्ष 8 लाख से अधिक तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं कल यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जा रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को भंडार से बाहर लाया गया। पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पुजारी शिवशंकर लिंग द्वारा स्नान कराया गया। धर्माधिकारी ओमकार शुक्ला और वेद पाठी स्वयंवर सेमवाल ने पूजा अर्चना संपन्न की। श्रद्धालुओं ने पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन किए। मंदिर की परिक्रमा के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति डोली को मंदिर परिसर में विराजमान कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऊधम सिंह नगर के खटीमा स्थित ग्राम नगला तराई में प्राचीन मां पूर्णागिरि मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया।
मंदिर का निर्माण 2,54,00,000 रुपए की धनराशि से किया जाएगा। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि इस कार्य से न केवल मंदिर की भव्यता बढ़ेगी, बल्कि यह क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में भी विशेष भूमिका निभाएगा। प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा विधि विधान और परंपरा अनुसार की गई। लोगों में गोवर्धन पूजा को लेकर उत्साह देखा गया। लोगों ने गौशाला में बनाए गए गोवर्धन पर्वत को सजाया और गाय के गोबर से द्वारपाल भी बनाए। साथ ही दुग्ध कुंड भी बनाया गया, जिसमें विधि विधान के साथ गाय का दूध, दही और मक्खन श्रद्धा और भक्तिभाव से चढ़ाया गया। श्री रामपुर निवासी देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि गोवर्धन पूजा परंपरा और विधि विधान के साथ की गई और छोटे छोटे बच्चों को ग्वाला बनाया गया। हम गोवर्धन कुंड बनाते हैं गाय के गोबर का। इसमें हम दूध, मक्खन, दही वगैरह चढ़ाते हैं और आंवले की टहनी से, आम की टहनियों से इसको पहाड़ बनाते हैं, गोवर्धन का पर्वत भी बनाते हैं और उनके साथ द्वारपाल भी बनाते हैं, गोबर का ही बनाते हैं उसको भी, और टीका चंदन लगा के इनका स्वागत करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये आज हमने ग्वाले बनाए हैं कृष्ण भगवान के स्वागत के लिए। और बहुत अच्छा बात है कि ये बच्चे आज सुबह से ही नहा धो के तैयार होके अपने अपने कपड़े पहन के ग्वाल बनने के लिए तैयार हुए। तो वहीं माया जलाल ने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा आज भी निभाई जा रही है। आज उन्होंने गोधन पूजा कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। तो हम लोगों ने सुबह उठकर नहा धोकर अपना पुए बनाए हैं और फिर गोवर्धन की पूजा स्टार्ट की है। और इसमें प्रसाद वगैरह चढ़ाया, खील बतासे वगैरह, फल वगैरह चढ़ा के गायों की पूजा की है। गायों को हमने माला वगैरह पहना के, तिलक लगा के उसका मान किया है, सम्मान किया है। वहीं देहरादून में भी जगह जगह पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। कांवली गांव में विशेष आयोजन किया गया। आयोजक जोगेंद्र सिंह पुंडीर के घर में गोपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्योहार हमें हमारी पुरातन संस्कृति और परंपराओं का स्मरण कराते हुए जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और ये जो हमारा 5 दिवसीय त्यौहार है, छोटी दीपावली, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, 11 बग्वाल, और ये तो महीना ऐसा है, ये समय ऐसा है कि अब हमारा राज्य स्थापना दिवस भी आएगा। तो बहुत ही उत्साह के साथ हम जैसे अपने संस्कृति, अपने संस्कार और जो हमारी सनातन संस्कृति है उस पर हम अपने 30 त्यौहार, इनका हर एक का साइंटिफिक कारण भी है। और आज गोवर्धन पर्व की मैं बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी गौ, गंगा, गीता, हिमालय, ये सब अच्छे से सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। टिहरी में दीपावली के बाद दूसरे दिन बैलों की पूजा की जाती है। यह परंपरा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। खेती में बैलों का बड़ा योगदान होता है। ग्रामीण खुशवीर सिंह बताते हैं कि यह परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि इस दिन बैलों के गले में माला पहनाकर उन्हें सजाया जाता है। त्योहार होना, भगवान त्योहार होना, तो हम टाइम पर पाऊ दही थोड़ा बनाए थे, स्वाहा पकौड़ा जो भी छाने गढ़वाली को जुड़ी हुई जो आजा वे बालू दही थोड़ा खरीदे, पिटाई पाटे लगे थे, वो बालू पूजा कर दो। वे गाड़ी हम जो हाथ में हाथ नहीं लगा दो। हम विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि टिहरी रियासत में दीपावली मनाने के दूसरे दिन सभी लोग गोवंश स्वरूप अपने अपने बैलों को अपने आंगन में बांधकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें घी भी पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन बैलों से हल भी नहीं लगवाया जाता। दीपावली के दूसरा जो दिन होता है वो हमारे यहाँ खेती किसानी वाले सब लोग थे, तो हम गोवर्धन जी के रूप में जो गोवंश है बलराज के रूप में मनाते हैं। उस दिन हम अपने बैलों को उनके पहले सींगों पर जो है वो ठीक जो है तेल वगैरह लगाया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। फिर थोड़ा बांस का बना होता है, उससे उनको घी पिलाया जाता है। फिर सबसे अच्छा चारा उनको दिया जाता है। फिर उनकी पूजा की जाती है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला विंग और नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल विमेन गंगा रिवर अभियान 2024 की आज देवप्रयाग संगम से शुरुआत हो गई है।
स्वच्छ गंगा अविरल गंगा और महिला सशक्तिकरण का संदेश देते अभियान को बीएसएफ के आईजी राजा बाबू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर के साहसिक अभियान से पूर्व देवप्रयाग में 11 कन्याओं का पूजन भी किया गया। देश के पहले महिला सैन्य नौकायन अभियान की शुरुआत करते हुए बीएसएफ आईजी ने कहा कि यह भारत की पहली महिला टीम है जो इस तरह के साहसिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इसमें 20 महिला जवान हिस्सा ले रही हैं। उनको इसके लिए 6 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि गंगा भारत की पवित्र नदी है, इसको स्वच्छ व अविरल रखना हमारा संकल्प है। नौकायन अभियान की अगुवाई कर रही बीएसएफ सब इंस्पेक्टर प्रिया मीणा ने बताया कि अभियान में देश की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ की 20 महिलाओं का राफ्टिंग के कड़े प्रशिक्षण के बाद चयन किया गया है। 2 राफ्टों में चलने वाले अभियान में गंगा तट से लगे 43 नगरों में स्वच्छ गंगा अविरल गंगा का संदेश भी नई पीढ़ी को दिया जाएगा। 24 दिसंबर तक चलने वाले अभियान में सुरक्षा की दृष्टि से डिप्टी कमांडेंट मनोज सुंदरियाल की अगुवाई में भी एक टीम साथ चलेगी। मैं ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन 2024 जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, टीम लीडर। और इस पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं। और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं। और अभी हमने व्याट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहाँ पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम हर साल गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत केंद्र और राज्य सरकार के कई लोग शामिल होंगे। गंगा उत्सव के दौरान गंगा संवाद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख हस्तियों और धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरुओं के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित होने वाला गंगा उत्सव 2024 एक बार फिर गंगा की महिमा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मना रहा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ये 8वां संस्करण है, जो इस बार खास तौर से नदी के किनारे मनाया जा रहा है। इस वर्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। इस साल का खास आकर्षण बीएसएफ के सहयोग से आयोजित 50 दिन का गंगा महिला राफ्टिंग अभियान है, जो गंगा के किनारे विभिन्न शहरों से होकर गंगा सागर पर समाप्त होगा। ये अभियान नारी सशक्तिकरण और गंगा के संरक्षण का संदेश देगा। इसके अलावा उत्सव में गंगा संवाद, घाट पर हाट, बच्चों की प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गंगा उत्सव 2024 का उद्देश्य हमें गंगा को साफ और संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का आयोजन नदियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने का प्रयास है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज़ सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने गत 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बेलेम, ब्राजील में आयोजित G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह DRRWG की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सक्रिय भागीदारी के कारण से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पहली मंत्री स्तरीय घोषणा को अंतिम रूप देने में सर्वसम्मति बनी। डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रतिपादित DRRWG की 5 प्राथमिकताओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा रोधी बुनियादी ढांचा, DRR वित्त पोषण, प्रतिरोधी क्षमतापूर्ण पुनर्वास और प्रकृति आधारित समाधान पर भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर प्रधानमंत्री की आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन की वैश्विक पहल को साझा किया। इस गठबंधन के सदस्य अब 40 देश और 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों के साथ ट्रोइका बैठक में भी भाग लिया और मेजबान देश ब्राजील और अन्य देशों जापान, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और जर्मनी के मंत्रियों और आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। तकनीक के माध्यम से पैसों के लेन देन की सरकार की पहल के तहत यूपीआई ने अक्टूबर महीने में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। अक्टूबर में देश के यूपीआई के जरिए करीब 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को एनपीसीआई ने दी। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर की तुलना में अक्टूबर में लेन देन की संख्या में 10% और मूल्य में 14% की वृद्धि देखी गई। अक्टूबर में डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 535 मिलियन रही। इस दौरान औसत ट्रांजैक्शन की वैल्यू 75,801 करोड़ रुपए रोजाना रही, जबकि सितंबर में औसत दैनिक ट्रांजैक्शन की संख्या 501 मिलियन और मूल्य 68,800 करोड़ रुपए था। आर्थिक जानकारों का मानना है कि भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि असली चुनाव प्रचारक केदारनाथ के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हमारे पार्टी से सारे वरिष्ठ नेता पहले से ही चुनाव प्रचार में लगे हैं। पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने केदारनाथ बाबा के चरणों में पूजा अर्चना करके प्रणाम करके अपना प्रचार शुरू कर दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, ये सब लोग प्रचार में लगे हैं। हम लोग सब लोग जाएंगे, जो स्टार प्रचारक है वो भी जाएंगे और जो छोटे मोटे नेता हैं वो भी जाएंगे, छोटे बड़े सब जाएंगे। वहाँ जिसका जितना योगदान बन सकता है सब योगदान करेंगे। लेकिन असली बात तो ये है कि केदारनाथ की जनता स्टार प्रचारक है। हमारी जो स्टार प्रचारक है वो वहाँ की समस्याओं को लेकर के लगातार जो लड़ने वाला कार्यकर्ता कांग्रेस का है वो हमारा स्टार प्रचारक है। कांग्रेस ने केदारनाथ से प्रत्याशी मनोज रावत की जीत का दावा किया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि विधानसभा से चुनाव जीतकर पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की जीत के दावे को हवाई बताया है। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की भारी बहुमत से जीत तय है। और कांग्रेस के दावे अपने आप में बिल्कुल खोखले हैं। और जहाँ तक वो बद्रीनाथ सीट की बात करते हैं तो वो सीट भी पहले कांग्रेस के पास थी और मंगलौर की सीट भी पहले कांग्रेस के ही पास थी। मंगलौर में तो हम बिल्कुल 200 कुछ वोट से ही पीछे रह गए थे, जबकि पहले हमारी वहाँ जमानत जब्त होती थी। तो ऐसे में जो केदारनाथ की जनता है वो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो वहाँ कार्य किए जा रहे हैं उसको देख रही है। और इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हमारी हैं वे पुरानी विधायक हैं, रही हैं और वे भी अपने आप में बहुत सक्रिय हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत केदारनाथ में तो बतौर स्टार प्रचारक उतरेंगे ही, जल्द ही वे महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे।
देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की और बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाते हैं और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने का होगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया गया। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में विश्वविद्यालयों के कुलपति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके तहत उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं में कौशल की मांग की जाएगी। इसके आधार पर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले अच्छे स्थान पर। तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जहां एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे और दूसरी ओर जो उद्योग जगत के लोग हैं वे रहेंगे। और उद्योग जगत से हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि आपकी हमारे युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, आप किस प्रकार के युवक चाहते हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। तो उनके द्वारा जो हमको कुछ गाइडलाइन दी जाएंगी, कुछ हमको फीडबैक दिया जाएगा, तो उसके आधार पर जो विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन करेंगे। चमोली पुलिस ने लाखों रुपए के आभूषण चोरी मामले में 48 घंटे के भीतर खुलासा किया है। गढ़वाल के डीआईजी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। 31 अक्टूबर को गोपेश्वर निवासी एक महिला ने अपने घर में चोरी की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई थी। महिला ने बताया था कि गहनों की कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने शहर में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने 2 नाबालिगों को वाहन सहित अपने संरक्षण में लिया। नाबालिगों ने पूछताछ में बताया कि जिनके घर में चोरी हुई है उन्हीं का नाबालिग बेटा घटना का मास्टरमाइंड है। इसके बाद पुलिस ने उसे भी देहरादून में संरक्षण में लिया। उसने पूछताछ में बताया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग और महंगे खर्च का शौकीन है, जिसके लिए उसने काफी लोगों से पैसे उधार लिए थे। कर्जे से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने ही घर में चोरी कराने की योजना बनाई। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि घटना में शामिल 3 नाबालिगों को पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर आज बाल अपराध न्यायालय में पेश कर दिया है। उसने बेसिकली जो वादिनी का अपना बेटा है जो 10th क्लास में पढ़ता है, उसके द्वारा ये पूरी योजना बनाई गई। उसने अपने 2 जो दोस्त हैं वो भी माइनर्स हैं, उन्हें इस घटना में सम्मिलित किया और वो खुद देहरादून रहकर उसने पूरे टाइम वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें अपने घर के एक्सेस के बारे में बताया, कहाँ चाबी रखी है। फिर अंदर जो तिजोरी थी, जहाँ जो स्टोर में ज्वेलरी रखी थी, उसकी पूरी सूचना लगातार उसके द्वारा वीडियो कॉल पर दी गई। और जितनी जो ज्वेलरी थी फिर उन 2 नाबालिग जो थे उनके द्वारा अपने घर उसे ले जाया गया। हमारी टीम के द्वारा इसमें अच्छा कार्य करते हुए लगातार सीसीटीवी और बाकी टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से तीनों जो हमारे माइनर्स हैं उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें अपने संरक्षण में लिया गया। उसे हम जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके सामने पेश करने जा रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 3 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आज सुबह पार्टी से चला एक मैक्स यात्री वाहन लोहाघाट के देवखुरा के पास पहाड़ी से टकराकर पलट गया। दुर्घटना में पार्टी निवासी महेश राम की मौत हो गई।
हादसे के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को निजी वाहनों और 108 एम्बुलेंस के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। एक की मौत हो गई है और एक रेफर हो गया जो ज़्यादा घायल है ड्राइवर, और जो जिसकी डेथ हो गई है उसका पंचायत में भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई। टोटल 12 लोग थे, जिसमें से लगभग सभी को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। कारणों का अभी तक तो ये बता रहे हैं कि अनियंत्रित हो गई है गाड़ी और चट्टान से टकरा गई है, तो उसके कारण पलट गई। उसी में बाकी जांच जारी है। अस्पताल के डॉक्टर अजीम ने बताया कि गंभीर तौर पर घायल हुए लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। 11 लोग जो चोटिल हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है अभी। बाकी एक पंकज जो ड्राइवर था उसके जबड़े में चोट आई थी और उसकी छाती की हड्डियों में चोट लग रही थी, इसलिए स्पेशलिस्ट के लिए हमने उसको आगे रेफर कर दिया है डीएच चंपावत में। बाकी मुकेश नाम का एक व्यक्ति थे, वो यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट में आए थे, बेहोशी की हालत में, और ना उनकी धड़कन थी ना उनकी सांस ले रहे थे वो, तो हमने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ईसीजी निकाला, उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। शीतकाल के लिए बंद हुए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट। अगले 6 महीने मुखबा मुखी मठ में होंगे दर्शन। कल बंद होंगे यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट। केदारपुरी पहुंची बाबा की पंचमुखी डोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में प्राचीन मां पूर्णागिरी मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों का किया शिलान्यास। 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से होगा मंदिर का निर्माण। सीमा सुरक्षा बल की महिला विंग और नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल विमेन गंगा रिवर अभियान 2024 का शुभारंभ। देवप्रयाग संगम से गंगा सागर तक चलेगा रिवर राफ्टिंग अभियान। 20 महिला जवान शामिल। यूपीआई ने अक्टूबर महीने में स्थापित किया बड़ा कीर्तिमान। एक माह में हुआ करीब 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। कुमारी शैलजा, हरीश रावत से लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल। भाजपा ने अपनी जीत के किए दावे। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।